नमस्ते बच्चों, दीक्षा इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित श्रीवास्तव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था, जिसमें हम आपको मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसके बाद पीपीएम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन तक बताए थे। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, और साथ ही साथ नॉर्मेलिटी। ठीक है बच्चों, तो आज हम अभी डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप एटम का, मॉलिक्यूल का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे, एंड फाइनली नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है। सबसे पहले आप बताइए इक्विवेलेंट मास किसे कहा जाता है। देखिए बाबू, इक्विवेलेंट मास को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और इसका जो डेफिनेशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूला मास और उसके एन फैक्टर का रेशियो होता है। मतलब अगर आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास ई कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब यहां बच्चा बोलता है कि सर ये एन फैक्टर क्या है, तो ये एन फैक्टर कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे एलिमेंट का बात करोगे तो एन फैक्टर उसका वैलेंसी हो जाएगा। अगर आप एसिड की बात करोगे तो एन फैक्टर उसका बेसिसिटी हो जाएगा, मतलब कि एक मोल एसिड से कितना H प्लस को रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, अगर तुम बेस की बात करोगे तो बेस से निकलने वाले OH माइनस संख्या को हम लेंगे, जिसको कि हम एसिडिटी ऑफ बेस कहते हैं। और अगर कोई सॉल्ट रहेगा तो वहां पे टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां जो एन है ये क्या क्या हो सकता है? एन आपका वैलेंसी हो सकता है, ये आपका एसिडिटी ऑफ बेस हो सकता है, ये आपका बेसिसिटी ऑफ एसिड हो सकता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड हो सकता है, या फिर किसी सॉल्ट के टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज का वैल्यू हो सकता है। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक ही चार्ज आपको लेना है, उसके वैल्यू को रखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो, मान लो अगर तुम बात करते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट की, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट मास होता है बाबू, इसको लिखते हैं फॉर्मूला मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एन। यहां पर एन क्या है? एन हो जाएगा आपका वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, एन हो जाएगा आपका वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि अगर किसी एटम के सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में या सबसे बाहर वाले सेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका वैलेंसी वही रह जाता है। अगर 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी को हम 8 में से माइनस करके, मतलब 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, तो जो आएगा वैल्यू वही उसका वैलेंसी होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट का या किसी मॉलिक्यूल का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि वो एक ही एटम का मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि बाबू बताओ ई ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। अब इसका जो फॉर्मूला मास होता है वो 1 यूनिफाइड होता है। वैलेंसी हाइड्रोजन के बाहर में 1 है, आउटर मोस्ट में 1 है, तो इसका वैलेंसी भी 1 होगा। मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट मास होगा हाइड्रोजन का EH, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट लोगे तो 1 ग्राम लिखना। ठीक है, मान लो ग्राम इक्विवेलेंट मास लिखोगे तो यहाँ पे 1 ग्राम लिखना। ठीक है,
उसी प्रकार से मान लो बाबू कि तुम्हारे पास H2 है, H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो H2 में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, H2 में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, इसका भी 1, इसका भी 1। देखो इसका वैलेंसी 1 होगा, इसका भी वैलेंसी 1 होगा, दोनों हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो ओवरऑल वैलेंसी कितना हो गया 2। मतलब कि दोनों एटम का जो n वैल्यू है, n फैक्टर है, वो कितना हो गया 2, दोनों को लेना है। तो इस कंडीशन में अगर हम आपसे पूछेंगे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 क्या होगा, तो फॉर्मूला मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा 2 ग्राम। हम ग्राम वैल्यू ले रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, ठीक है। और इसका n कितना आया है दोनों का 2, यानी ये कट के ओवरऑल फिर से क्या आ गया 1 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2 क्या हो गया 1 ग्राम, ठीक है। मान लो कोई और एटम ले लो बाबू, जैसे मान लो आपने ऑक्सीजन लिया, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,6। बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी क्या होगा 8 - 6, यानी कि n इसका 2 आ गया। तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो आप बोलोगे कि सर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये कट के कितना आ गया 8 ग्राम, यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, नॉट मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो गया 8 ग्राम, ठीक है। आप ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। इसके बाद फिर अगर हम आते हैं O2 का कैलकुलेट करते हैं, तो O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, 8 16, यहां से वैलेंसी 2 होगा, यहां से भी वैलेंसी 2 होगा, वैसे 2,6 करके। तो ओवरऑल यहां से वैलेंसी निकल के क्या आ गया, मतलब ओवरऑल n का वैल्यू निकल के क्या आ गया 4। हम वैलेंसी नहीं कहते, वैलेंसी एक ही एटम पे है, तो n का वैल्यू दोनों मिला के कितना हो गया 4। तो यहां से अगर तुम निकालोगे कि इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 क्या होगा, तो यहां से फॉर्मूला मास ऑफ ऑक्सीजन ले लेना जो कि 32 ग्राम है, मतलब फॉर्मूला मास इन ग्राम, ठीक है। इसको कि तुम मोलर मास भी कह सकते हो, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूला मास को ग्राम में लिखोगे तो भैया वो तो मोलर मास होगा ना, क्योंकि वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से ये हो गया इसका फॉर्मूला मास, और n का वैल्यू 4 है, देखो ये आ गया आपका 8 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट मास आ गया आपका 8 ग्राम, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हो इसको। इसके बाद फिर देखो बाबू, इसके बाद मान लो कि आपके पास ओजोन मॉलिक्यूल है, आपके पास ओजोन मॉलिक्यूल है O3, तो O3 है, तो ओजोन में हम 3 ऑक्सीजन एटम को कंसीडर करेंगे, O816, O816, O816। यहां से देखो इसका भी n का वैल्यू 2 है, इसका भी n 2 है, इसका भी n 2 है, तो ओवरऑल n का वैल्यू कितना निकल के आ गया 6। ओवरऑल जो n है वो कितना आ गया 6। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे E ऑफ O3, तो इसका फॉर्मूला मास ग्राम में क्या होगा 16 3 48 ग्राम, ये हो जाएगा 48 ग्राम डिवाइडेड बाई 6, ये फिर से आ गया 8 ग्राम। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं बाबू कि ऑक्सीजन चाहे एटम हो, चाहे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो या ओजोन मॉलिक्यूल हो, अगर एक तरह के एटम से मिलकर बना है तो उसका जो इक्विवेलेंट मास है, देखो यहां भी 8 ग्राम है, यहां भी ग्राम इक्विवेलेंट 8 ग्राम है, वहां भी 8 ग्राम है, मतलब वो क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो ये जो आपने पढ़ा वो था इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, जो कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक ही एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की, मान लो कि हमने डिस्कस करा कि सर इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड E कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख लीजिए इसका होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मास ऑफ एसिड। अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको ग्राम में रखिएगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब यहाँ पे n क्या है, तो n का मतलब हो जाएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड, n मींस बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बच्चा बोलेगा कि सर बेसिसिटी क्या चीज है, तो बेसिसिटी का मतलब होता है किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल से H+ आयंस की संख्या, नंबर ऑफ H+ आयंस इन वन मॉलिक्यूल
ऑफ एसिड, किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल से जितने H प्लस निकलेंगे वही उसका क्या होगा, बेसिसिटी होगा, उस एसिड की बेसिसिटी होगी। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस मीडियम में कैसे डिसोसिएट होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये बैलेंस्ड है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक क्लोरीन। तो यहां देखो कि एक HCl के मॉलिक्यूल से एक ही H प्लस निकल रहा है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इस एसिड का जो बेसिसिटी है, इस एसिड का जो बेसिसिटी है वो 1 है। तो यहां से अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl निकालना हो तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई N, यही लिखना होगा ना, फॉर्मूला मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई N। अब एक हाइड्रोजन का हो गया 1 ग्राम, हम ग्राम इक्विवेलेंट में लेके चल रहे हैं, तो इसका 1 ग्राम और ये हो गया 35.5 ग्राम डिवाइडेड बाई N का वैल्यू कितना आया है 1, यानी ये हो जाएगा 36.5 ग्राम, ये हो गया इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लो आपके पास नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, ये कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस, देखो फिर से इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो यहां भी जो बेसिसिटी होगा, जो N होगा वो 1 होगा, क्योंकि एक ही H प्लस वहां से निकल रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं नाइट्रिक एसिड का, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला मास, तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम और 3 ऑक्सीजन का 48 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा 48.58 63 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट का 63 ग्राम इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हो, ग्राम पर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, और भी देखो, मान लो कि अगर आप चाह रहे हो कि सर और भी कोई एसिड जो डाइबेसिक हो, तो यहां से हो जाएगा आपका H2SO4, ये कैसे डिसोसिएट करेगा, ये टूटेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यहां आप देखो कि एक मॉलिक्यूल से, एसिड के एक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में जो बेसिसिटी होगा, जो बेसिसिटी N होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक एसिड के मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो यहाँ बेसिसिटी 2 हो गया। तो यहां से निकालोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 बराबर फॉर्मूला मास ले लो, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, एक सल्फर का 32 ग्राम और 4 ऑक्सीजन का 16 जो कि 64 ग्राम डिवाइडेड बाई 2, देखो कितना आएगा, 4 2 6 2 8 6 3 9 98/2, यानी ये निकल के आ गया 49 ग्राम, ये निकल के आ गया 49 ग्राम, ठीक है। उम्मीद करते हैं, हमको लगता है कि उस वाले एरिया में अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप बताना, उसका वैल्यू 49 ग्राम लिखा हुआ है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड की, किसी भी एसिड के फॉर्मूला मास को चाहे तुम ग्राम में एक्सप्रेस करो या ना करो, ठीक है। अगर तुम उसी के N फैक्टर से डिवाइड करते हो, उसके बेसिसिटी से डिवाइड करते हो, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा हम उसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कहते हैं। अगर तुम इस चीज को ग्राम में लिखोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आओ बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस की। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो बच्चों यहां हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फॉर्मूला मास ऑफ बेस, फॉर्मूला मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाई N फैक्टर। अब वहां क्या देख रहे थे हम कि जब एसिड था तो N फैक्टर था नंबर ऑफ H प्लस आयंस, लेकिन बेस में वो वैल्यू नहीं होगा। बेस में क्या होगा, बेस में N का मतलब होता है एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। अब एसिडिटी ऑफ बेस किसको कहते हैं, तो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस पर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक बेस मॉलिक्यूल से जितना भी OH माइनस आयन निकलेगा या रिलीज आउट होगा आयनिक मीडियम में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, तो उस कंडीशन में उसकी संख्या को हम कहेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये एक्वस मीडियम में कैसे टूटेगा, Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है। Na प्लस OH माइनस में टूट गया।
तो यहां पर देखो एक ही OH माइनस एक मॉलिक्यूल से निकल रहा है, तो इसका जो एसिडिटी होगा, इसका जो एसिडिटी N होगा, इसका वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय N। अब एक सोडियम का 23, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 40 ग्राम, या 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। 40 ग्राम ही बेसिकली लेके चलना, ग्राम इक्विवेलेंट मास का, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो बच्चों कि तुम्हारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल 2, ये कैसे डिसोसिएट करेगा? ये टूटेगा Mg2 प्लस 2OH माइनस, Mg2 प्लस 2OH माइनस। तो इस कंडीशन में अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे MgOH का होल 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 24 हो गया, 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया, 2 हाइड्रोजन का 2, और डिवाइडेड बाय 2 OH माइनस है ना, तो इसका N क्या हो गया? 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4 2 6 2 8 3 2 5 बट्टा में 2, ये हो जाएगा 29 ग्राम। ठीक है बच्चों, 29 होगा। 25 दूनी 50, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। ठीक है, 29 ग्राम होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला। एसिड हो गया, बेस हो गया, अब बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करोगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट भी देखो, इक्विवेलेंट मास ग्राम इक्विवेलेंट मास में बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर ग्राम में तुम एक्सप्रेस करते हो किसी भी इक्विवेलेंट मास के वैल्यू को, तो वो ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां से क्या है, यहां से देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट अगर लिखोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ जो सॉल्ट होता है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई एक ही लेना है। दोनों मत लीजिएगा, दोनों को काउंट मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो बाबू तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो ये एक्वस मीडियम में कैसे टूटेगा? Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। देखो NaCl एक सोडियम एक क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन, तो यहाँ पे चार्ज क्या है? बैलेंस्ड है। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं भैया, यहां से नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना है? तो एक सोडियम पर एक प्लस या एक क्लोरीन पे एक माइनस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एक ही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय N। N का वैल्यू 1 है, सोडियम का हो गया 23, क्लोरीन का 35.5, हम ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं, अब बट्टा में 1, मतलब कि निकल के आ गया आपका 58.5। ऐड करके देखो 58.5 ग्राम, यही आएगा इसका वैल्यू। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं वैसे सॉल्ट की जिसपे 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्वस मीडियम में कैसे डिसोसिएट करेगा? एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 Cl माइनस एक्वस, यहाँ भी एक्वस लिख देना। कहने का मतलब है कि एक एल्यूमिनियम पे 3 है, 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 क्लोरीन पर एक एक नेगेटिव है, जो ओवरऑल इसको बैलेंस कर रहा है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गए 3, और एक क्लोरीन पे एक माइनस, तो 3 क्लोरीन पे 3 माइनस, मतलब नेगेटिव चार्ज भी कितना हो गया? -3। मतलब कि जो N का वैल्यू है वो निकल के क्या आया? 3, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से लिखोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ AlCl3 बराबर क्या होगा? एल्यूमिनियम का 27, ठीक है, और एक क्लोरीन का होता है 35.5 गुने 3 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू 3 आ गया। ये क्या हो जाएगा? 5 3 15, 15 1 16,
3 3 9 1 10 106.5 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 6 13 2 1 3 133.5 बटा 2। ये कट के कितना आ जाएगा आपका 2 छक 12 1 13 2 छक 12 1 15 2 7 14 2 5 10 66.75 ग्राम, यही इसका वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप चाहो तो MgCl2 निकाल सकते हो या फिर CaCl2 निकाल सकते हो, मतलब कोई भी सॉल्ट का आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको इक्विवेलेंट मास या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान देना है कि भले हम इक्विवेलेंट मास लिख करके यहाँ यूनिट बार बार ग्राम लिख रहे हैं, तो आप ग्राम इक्विवेलेंट मास कंसीडर करके चल सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की। इक्विवेलेंट मास निकालना हम आपको सिखा दिए हैं, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जैसे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करते थे, गिवन मास बाय मोलर मास। जो नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते थे वो कैसे निकालते थे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो उसी प्रकार से अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। आ रही है बात समझ में? तो अगर आपको यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। समझे बच्चों? जैसे मान लीजिए कि हम आपसे बोले कि बाबू मेरे पास 200 ग्राम, मेरे पास 200 ग्राम H2SO4 है, मान लो ऐसा हम तुमको दे दिए कि मेरे पास 200 ग्राम H2SO4 है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि जब हम H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किए थे तो वो अप्रोक्सीमेटली 49 आया था। ठीक है, तो यहां से पता है हमको कि इसका इक्विवेलेंट मास 49 है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 200 ग्राम और इक्विवेलेंट मास कितना है 49 ग्राम, यानी कि यहां से ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या क्या हो जाएगी 49, अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग। देखो यहां से क्या हो जाएगा इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग। एक सेकेंड, देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 49, 4.08, इसका वैल्यू कितना आ गया 4.08 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट आप क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल्स, उसी प्रकार से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट। और भी देखो, मान लो हम तुमको बोले कि बाबू तुम हमको बताओ कि 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे। तो सबसे पहले तुम कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास देख लेना। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, सर ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये टूटेगा Ca2 प्लस CO3 2 माइनस। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12 और इसका 48 डिवाइडेड बाई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज 2 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका ये 40 10 50 52 40 100 डिवाइडेड बाई 2, ये कट का कितना हो गया 52 ग्राम। ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल के आ गया। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मींस गिवन मास 300 ग्राम बाई इक्विवेलेंट मास 50, ये कट के आ गया 6 ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास को अगर आप उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगा उसी को उसी को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास कहलाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो
अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जिसको कि नॉर्मैलिटी कहा जाता है। अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हमारा टॉपिक है नॉर्मैलिटी। हम नॉर्मैलिटी किसको कहते हैं? इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। जैसे देखो, मोलैरिटी में तुमने पढ़ा था कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्या पढ़ा था? कि किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यहां क्या करना है कि सेम उसी डेफिनेशन में बस नंबर ऑफ मोल्स हटा करके सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख देना है। कहने का मतलब कि अगर किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को देखा जाए तो यहां जो वैल्यू मिलेगा उसको नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। नॉर्मैलिटी क्या होता है बाबू? तो नॉर्मैलिटी के लिए लिखिएगा द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, the number of gram equivalent of solute present in 1 liter और 1000 मिलीलीटर और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन is called normality of solution, is called normality of solution। ठीक है बाबू, नॉर्मैलिटी क्या है? किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे, वहां से जो रेशियो मिलेगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी। ओके, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो तुम क्या करोगे, यहां से लिखना नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा नॉर्मैलिटी n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले थे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो मान लो सॉल्यूट के लिए लिखेंगे तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को हम WB लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को हम EB लिख रहे हैं, E फॉर इक्विवेलेंट मास, B फॉर सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आएगा नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू, ये आएगा WB बाई EB इंटू V, ये हो गया लीटर में। ठीक है, अगर मान लो तुम मिलीलीटर में रखे हुए हो, अगर तुम मिलीलीटर में रखे हुए हो तो यहां से नॉर्मैलिटी n इक्वल्स टू आएगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब इसको 1000 से डिवाइड करोगे ताकि लीटर में चेंज हो जाए, तो यहां से n बराबर क्या मिलेगा? WB गुने 1000 बटा में इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, किसमें? मिलीलीटर में। ये नॉर्मैलिटी का दूसरा फॉर्मूला अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में प्रेजेंट हो तो। ठीक है, यहाँ WB क्या है? यहाँ पर WB का मतलब है बाबू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। EB क्या है? EB का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। EB का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और V है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये था आपका नॉर्मैलिटी का इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब बाबू नॉर्मैलिटी का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट ऑफ नॉर्मैलिटी अगर लिखना हो तो आपने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपने यही पढ़ा। तो यहां से देखो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या तो ग्राम इक्विवेलेंट में ही रहेगा और वॉल्यूम जो है वो लीटर में रहेगा, यानी मेरा यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गया आपका
यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। ये हो गया आपका यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखो, अगर एक से अधिक सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना हो, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसमें एक रिलेशन जो पढ़ना होता है वो है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। जैसे मोलैरिटी में हम आपको पढ़ाए थे M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ये कहलाता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ये क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, हम लोग इस पे ढेर सारा क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हम अगली क्लास में करवाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, एक और रिलेशन जो हर जगह पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो देखो भैया, रिलेशनशिप कैसे समझोगे। मोलैरिटी जब हम आपको पढ़ाए थे तो मोलैरिटी में आपको पढ़ाया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखते थे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता था मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में है तभी हम इसको यूज करेंगे। ये हो गया आपका मोलैरिटी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अच्छा, यहां से अगर तुम नॉर्मेलिटी के लिए लिखोगे तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या लिखे हो तुम लिखे हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे बाबू, तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में। अब देखो, इक्विवेलेंट मास तुम कैसे लिखते हो, किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो उसका फॉर्मूला मास, जिसको कि तुम कह सकते हो कि अगर फॉर्मूला मास को ग्राम में हम लिखेंगे तो वो उसका मोलर मास भी होगा, बिल्कुल होगा भाई। किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो तो उसका मोलर मास होता है। तो हम इसको इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। यानी यहां से लिखा जा सकता है कि n इज इक्वल टू WB बाय EB की जगह पे लिख रहा है फॉर्मूला मास, जिसको कि मोलर मास भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसमें मिलीलीटर में। ये जो वैल्यू होगा ऊपर चला जाएगा, यानी अब यहां से देखो तो ये ऊपर गया, ये हो गया n इंटू WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब देखो तो बाबू, ये जो पूरा रिलेशन है वो देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या इसके जैसा। ये जो पूरा रिलेशन है WB बाई MB इंटू 1000 बाई V, उसी को तुम मोलैरिटी कहते हो। यानी यहां से जो रिलेशन निकल के क्या आ गया, N इक्वल्स टू N इंटू मोलैरिटी। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी होता है वो N फैक्टर इंटू मोलैरिटी के इक्वल होता है। तो बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक था कि हम नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझाने में सक्षम रहे होंगे। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। और हमारा जो ऑफलाइन सेंटर यहाँ डाल्टनगंज में चल रहा है, अगर हमारे लोकेलिटी के बच्चे हमसे आकर यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सेंटर बाईपास रोड में रिड़वा में ब्राइटन स्कूल के सामने चलता है, दीक्षा इंस्टीट्यूशन में। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे न्यूमेरिकल सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।